हाँ जी, सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपन बात करेंगे आज रीट को लेकर। रीट की जो एग्ज़ाम है, इसमें अब आपके सामने ज़्यादा समय नहीं बचा है। 7 से 8 दिन आपके सामने बचे हैं। तो आपके सामने अब कौन सी रणनीति होनी चाहिए जिससे आप क्या कर सको, अपना स्कोर है उसको पासिंग मार्क्स या उससे अबव ले जाओ और आपको एक पात्रता है वो मिल जाए। तो इसके लिए मैंने कौन सी स्मार्ट नीति अपनाई थी और आपको क्या अपनानी है, क्योंकि समय समय के साथ में आपको अपना जो टारगेट होता है उसको चेंज किया जाता है। टारगेट तो रीट रहेगी, लेकिन उसको पाने के तरीके हैं उनको चेंज करना है। तो चेंज करके अब आपको कैसे करना है उसके ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। जो भी साथी नए जुड़े हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको और लाइक कर लो। अब बात करते हैं अपन स्मार्ट नीति। भाई, रीट को पास कैसे करें, उसके बाद में ये गलती तो आपको भूल कर ही नहीं करनी है, वो कमी क्या है और अपनी अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, इसकी अपन चर्चा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये पता है सबको कि आपका जो पेपर होगा, वो पेपर आपका जो पेपर होगा उसके 4 पार्ट होंगे। पेपर के कितने पार्ट होंगे सर? चाहे पेपर L1 का हो चाहे L2 का हो, चाहे पेपर L1 का हो चाहे पेपर L2 का हो, दोनों के जो पार्ट होंगे वो पार्ट बटे होंगे कितने सर? 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट साइकोलॉजी का होगा, PSYCHOLOG, साइकोलॉजी का होगा। सर, साइकोलॉजी के अंदर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे। अब 30 क्वेश्चन के लिए आपको 15 प्लस क्वेश्चन सबको आएंगे, मैं मानता हूं, यदि आपने छोटा थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी, अब कभी भी किसी भी कैंडिडेट को कोई परिभाषा नहीं पढ़नी है। साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा परिभाषाएं दी गई है किताबों में, लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूं एक भी परिभाषा नहीं पढ़नी है, क्योंकि परिभाषा का मुश्किल से एक क्वेश्चन आए और हो सकता है वो भी ना पूछे। इसलिए किसी भी विद्यार्थी को अब परिभाषा नहीं पढ़नी है। बच्चों, ध्यान रख लेना, परिभाषा नहीं पढ़नी है। सर, फिर पढ़े तो क्या पढ़े? अब आपके सामने मोटे मोटे ये होना चाहिए, जैसे अपन अधिगम पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं सर? हम अधिगम पढ़ रहे हैं। तो अधिगम की विशेषता से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप विशेषता पढ़ो। क्या पढ़ो सर? विशेषता पढ़ लो बस। फिर अधिगम के सिद्धांत पढ़ लो, अधिगम के सिद्धांत पढ़ लो, किसने कौन सा सिद्धांत दिया वो पढ़ लो। फिर नियम पढ़ लो और फिर इसमें आने वाले पठार पढ़ लो। सर, पठार पढ़ लो। और फिर बच्चों, इसके बाद में आपको अक्षमता पढ़नी है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे अलावा अधिगम में कुछ नहीं पढ़ना। ऐसे ही फिर यदि आपको पढ़ना है, जैसे चाहे किसी भी लेवल का हो, चाहे L1 का हो चाहे L2 का हो, पहला पार्ट आपको साइकोलॉजी होगा। सर, जैसे आप बुद्धि पढ़ रहे हो, तो अब बुद्धि की परिभाषा कुछ नहीं पढ़ने, बुद्धि के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया और किस पर डिपेंड कर रहा है, इतना ही पढ़ना है बस आपको। फिर बुद्धि की थोड़ी विशेषताएं पढ़ लेनी, परिभाषा में नहीं उलझना है। इसी प्रकार से आपको समायोजन की केवल युक्तियां पढ़नी है। आपको पता होना चाहिए प्रत्यक्ष कौन सी है, अप्रत्यक्ष कौन सी है, ये चीजें आपको पढ़नी है। फिर आपको जैसे RT पढ़ना है, आपको क्या करना है, जैसे RT एक्ट पढ़ना है, RT 2009 पढ़ना है। तो इसको ऊपर ऊपर से, अब ऊपर ऊपर से पढ़ना है बच्चों कि कौन सी धारा में क्या कहा गया है, बस इतना पढ़ना है। किस टीचर को किस कालांश पढ़ाना है, कितने घंटे पढ़ाना है, 45 घंटे पढ़ाना है, तैयारी के लिए कितना समय, वो पढ़ना है। छात्रों का अनुपात पढ़ना है, छात्र शिक्षक का अनुपात पढ़ना है। बस ये RT में इतना ही पढ़ना है। NCA 5 पढ़ना है सर, NCA 2005 पढ़ना है। उसके बाद में आपको जैसे नई शिक्षा नीति 2020 है, नई शिक्षा नीति है, ये ऊपर ऊपर से पढ़नी है, अंदर नहीं जाना है। मैं बता रहा हूं अब आपको कि किसी को भी अंदर नहीं जाना है बच्चों। और साइकोलॉजी में जितना आप पॉजिटिव सोचोगे, अब क्वेश्चन करते टाइम आपको साइकोलॉजी में पॉजिटिव सोच के करना है। आपको ऐसा लगे ये बात नेगेटिव है, उस नेगेटिव चीज को पहले ही कट कर देना। ये पहला पार्ट साइकोलॉजी का होगा। दूसरी बात, आपको किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। यदि आप छोड़ के आओगे तो आपको 1/3 नेगेटिव हो जाएगी। दूसरी बात, दूसरा पार्ट मिलेगा आपको लैंग्वेज 1,
दूसरा पार्ट किसका मिलेगा, लैंग्वेज 1 का। आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, अब आपको उसकी व्याकरण पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आपको उसकी व्याकरण ज्यादा देर तक नहीं पढ़नी है, क्योंकि आपके व्याकरण सिद्धि नहीं आएगी, आपके गद्यांश आएंगे। और गद्यांश में को यदि आपने ध्यान से पढ़ लिया ना, तो आप उसका व्याकरण का क्वेश्चन कर लोगे। तो अब भी व्याकरण नहीं पढ़नी है, अब आपको उसके टीचिंग मेथड पे ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है, टीचिंग मेथड पे ध्यान देना है। उसमें भी किसी को भी कोई परिभाषा नहीं पढ़नी है। पहले बता रहा हूं मैं, परिभाषा में अब मत उलझना, पढ़ना ही नहीं है। यदि वहां याद रह गई तो कर देना, नहीं तो छोड़ देना। छोड़ देने का मतलब एक के ऊपर तुक लगा देना। दूसरी बात, जैसे आपको दृश्य के किसी के साधन है, दृश्य सर्वे वाले साधन है, ये आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं तो करने हैं। अब ये चीजें पढ़नी है। आपको उपचारात्मक शिक्षण पढ़ना है, आपको सीसीई पढ़ना है, सतत व्यापक मूल्यांकन पढ़ना है। उसमें क्या होता है, मेन उसके विचार को ध्यान रखना है, उससे आगे नहीं बढ़ना है। आपके माइंड में ये होना चाहिए उपचारात्मक यानी उपचार कैसे करें, हम अपन खुद पढ़ा रहे हैं ऐसे सोचना है और फिर उस क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब टीचिंग मेथड पढ़ने हैं केवल आपको, चाहे लैंग्वेज 1 का। फिर आपकी मिलेगी आपको लैंग्वेज 2। सेम कंडीशन इसमें रहेगी, किसी को भी अब व्याकरण नहीं पढ़नी है, अब व्याकरण याद नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी वही गद्यांश होगा। यदि गद्यांश को ध्यान से पढ़ लोगे तो व्याकरण कर लोगे। फिर इसका टीचिंग मेथड ज्यादा नहीं पढ़ने हैं। टीचिंग मेथड हर सब्जेक्ट के अलग अलग अब नहीं पढ़ने हैं। अब केवल एक सब्जेक्ट, जैसे दोनों लैंग्वेज है, L1 में, लैंग्वेज 1 में हिंदी ले लिया आपने, और फिर आपने क्या ले ली, इंग्लिश या फिर संस्कृत, कुछ भी ली। दोनों के टीचिंग मेथड सेम है, इसलिए लैंग्वेज वालों को एक जगह ही पढ़ना है, 2 बार टाइम कंज्यूम नहीं करना है। हिंदी में यदि पढ़ रहे हो तो हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश या संस्कृत में पढ़ रहे हो तो वहां पढ़ लेना। और ये ही टॉपिक घूम फिर के आते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए, सर्वदर्शी साधन का क्वेश्चन आता है, LSWR वाला क्वेश्चन आता है। किसने थोड़ा चेंज किया था, LSRW किया था। मारिया मोंटेसरी ने किंडरगार्टन विधियों किसने दी थी, वैज्ञानिकों के नाम थोड़े पता होने चाहिए बस। ये आपका 3 पार्ट हो गए। अब इसके बाद में L1 वालों को मिलेगी मैथ मिलेगी और EVS मिलेगी। L2 वाले होंगे उनको SST मिलेगी और उनको साइंस और मैथ मिलेगी। आपको ज्यादा फोकस यहां रखना है, क्योंकि ये 60 नंबर का पार्ट है। ये कितने नंबर का पार्ट है, 60 नंबर का। आपको जो चीज आती है बच्चों, अब वो चीज नहीं पढ़नी है अपने सब्जेक्ट में। जो चीज आपको आती है वो अपने सब्जेक्ट में अब नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है सर, हमें नहीं आती, केवल उसको रिवीजन करना है। उस चीज का केवल रिवीजन करना है, और रिवीजन उस पार्ट का करना है जो आपको बैठे बैठे याद नहीं आ रही है। मतलब जैसे आप सोच रहे हो ना कि यार मैंने समतल दर्पण पढ़ा था और समतल दर्पण मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस चीज का पास्ट रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है कि आप दर्पण वाला पार्ट लेकर बैठ गए और आपको अच्छा लगता है, आता है, 5 घंटे इसमें वेस्ट कर दिए। कोई मतलब नहीं है बच्चों, 1 मार्क्स देके जाएगा, इसलिए अब ये गलती नहीं करनी है। अब जो चीज आपने पढ़ी है उसका फास्ट रिवीजन करना है। उसको नहीं पढ़ने का मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ना है, उसका मतलब है उसका फास्ट रिवीजन करना है। और बिल्कुल ऐसे एक पेज में 1 मिनट ही लगनी चाहिए, क्योंकि फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। कोई भी फालतू की चीज नहीं पढ़नी है, बिल्कुल काम की चीज। कैसे, जैसे आपको पता है समतल दर्पण से क्वेश्चन आता है तो समतल दर्पण को पढ़ लिया आपने। फिर आपको पता है प्रतिबिंब का क्वेश्चन आता है तो प्रतिबिंब वालों को पास्ट पढ़ लिया, बस खेल खत्म। फिर आपको पता है अवतल दर्पण की क्वेश्चन आता है तो अवतल दर्पण में कौन सी जगह से कौन सा प्रतिबिंब बनता है, बस सुपर फास्ट पढ़ लिया। यानी रिवीजन होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक टॉपिक को 5-5 घंटे लेके बैठ रहा हो, आपका इंटरेस्ट आ रहा है, अब इंटरेस्ट नहीं लेना है। पहली बात यही बात गणित वालों को, SST वालों को और L1 वालों को लेनी है। क्लियर है? यहां तक मैंने पेपर की बातें बता दी है आपको कि पेपर में किस प्रकार से काम में लेना है। अब आपके सामने कि मैं ऐसा करूं तो पास हो जाऊं, देखो सभी ने आपने यदि थोड़ी बहुत भी तैयारी कर रखी है
तो आपको 150 में से मैं मानूंगा 60 क्वेश्चन कन्फर्म आएंगे। 60 क्वेश्चन आपको कन्फर्म आएंगे। 150 में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेगा सर मेरा पढ़ा हुआ तो है लेकिन कन्फर्म नहीं है, ये है। 20 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो चीज पढ़ी हुई तो है लेकिन होगा कौन सा, ये हो गए 80। उसके बाद में कितने बचेंगे? 70 क्वेश्चन आपके बचेंगे। यदि आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो 60 क्वेश्चन आपको आएंगे, 20 क्वेश्चन डाउटफुल रहेंगे और 70 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको लगेंगे, 30 क्या 40 होंगे जो कि हमने कभी पढ़ा था, और 30 क्वेश्चन ऐसे लगेंगे यार इसमें क्या है, चारों ऑप्शन बराबर होंगे। ठीक है ना। इन 30 क्वेश्चन जो आपके बराबर लगे ना, इसमें आपको इसके पड़ोसी को देखना है। किसको देखना है? पड़ोसी को। पड़ोसी का मतलब इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया है, इससे आगे वाले में क्या किया है, उन दो ऑप्शन को छोड़ के एक ऑप्शन पे कर देना। इन 30 में तो इन 40 में आपको वो चीज करनी है जो आपको क्या करनी है कि मैंने जो पढ़ा था ना वो ये हो सकता है, वो करना है। और 20 क्वेश्चन में आप एक के ऊपर साथ में जाना है। ठीक है, ये आपको करने के तरीके होंगे। उसके बाद में आपको एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उस 4 ऑप्शन में से ही करना है, 5वां भी फिल नहीं करना है, 4 में से कुछ ना कुछ करना। ठीक है, इसके साथ में अपन और कोई नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पेपर का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।